और सीधा हम वॉर जोन से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं राहुल डबास हमारे साथ। उन्हीं से अब हम और आगे की तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं राहुल डबास, क्योंकि आज ही तक का अल्टीमेटम जो है वो दिया गया था। अब यहां से आगे क्या? हालांकि जो अल्टीमेटम दिया था उसका कोई मतलब इसलिए नहीं था क्योंकि हमले तो जारी थे, और जैसे ही जैसे अल्टीमेटम का टाइम करीब आता है वैसे वैसे ये और तेज होते चले गए। देखिए, हिमानी जो अल्टीमेटम दिया गया था वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन के लिए नहीं था, वो सिविलियन इंस्टॉलेशन के लिए था। यानी अगर आपकी ऑयल गैस रिफाइनरी की बात करें, ऑयल की पाइपलाइन की बात करें या फिर ब्रिजेस की बात करें, वहां पर हमला किया जाना था। हालांकि उस अल्टीमेटम को अब एक दिन के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन आज की बात करें तो आज देर रात अमेरिकन समय के अनुसार लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, और उसके बाद संभावना यह है कि जंग अपने अंतिम दौर में प्रवेश कर जाएगी। और ये भी संभावना है कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की अल्टीमेटम का इंतजार इजराइल डिफेंस फोर्स और बेंजामिन नेतन्याहू ना करे, क्योंकि कल यानी रविवार को बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसमें हरी झंडी दे दी गई है। जिस तरीके से सिविलियन कैजुअलिटी हो रही है, अभी तक की जंग में केवल 20 लोगों की मृत्यु हुई थी, बीते 24 घंटे में 2 से 3 लोगों की मृत्यु और हो चुकी है, और खासतौर पे हाइफा में और मध्य इजराइल के इलाके में। और यही वजह है कि आज शाम से कम इजराइल की तरफ से तबाही का अंतिम दौर शुरू हो जाएगा। भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से अभी 24 घंटे का अल्टीमेटम और बढ़ा दिया गया हो, और ये भी कहा जा रहा है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपने पीक पर आ जाए, यानी जितने हॉस्पिटल थे वो बेसमेंट में शिफ्ट हो जाए, और बेसमेंट में जो पार्किंग है वहां से गाड़ियों को हटा दिया जाए। वहां पर 800 900 1000 2000 बेड के हॉस्पिटल तैयार किए जा रहे हैं। यानी अब अंतिम दौर की शुरुआत इस सप्ताह में हो जाएगी, और यकीन मानिए कि आज कुछ भी अल्टीमेटम दे या कुछ भी अल्टीमेटम बढ़ाए, क्योंकि देखिए ये जो अल्टीमेटम 24 से 48 घंटे, 48 कभी 24 घंटे, ये जो उसके फाइटर जेट्स मारे जाते हैं, एक तो अभी भी ईरानी धरती पर ही है जिसको ढूंढने का काम ना केवल अमेरिका बल्कि ईरान खुद भी कर रहा है। लेकिन उधर बेंजामिन नेतन्याहू तो वो मानने को ही तैयार नहीं है ना कुछ भी बात। वो तो ये कह रहे हैं कि ये बोलते रहे, और वो काबू में नहीं आ रहे हैं किसी भी तरह से ट्रंप के। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर अमेरिका अल्टीमेटम बढ़ाता भी है तो कम से कम बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल डिफेंस फोर्स का जो काफी हद तक आप ये कहिए कि जो प्रोटेक्टिव साइट किए जा रहे थे कि कुछ ऐसे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर अटैक नहीं किया जाएगा, लेकिन उस पर भी अटैक आज शाम से शुरू हो जाएगा। यानी सोमवार देर रात, यानी भारत के हिसाब से बात करें तो हो सकता है मंगलवार सुबह से जंग का अंतिम अध्याय लिखना शुरू हो जाए पश्चिम एशिया में, तेहरान से लेकर तेल अवीव तक और खाड़ी के तमाम देशों के अंदर। जी राहुल, इसको वॉर क्राइम आप देखिए ना, अमेरिका के भीतर ही इसको किस तरह से कहा जा रहा है। 60 दिन का वक्त, 60 दिन से ज्यादा अगर आपको उधर वो कांग्रेस से आपको वहां पर अनुमति लेनी होगी, वहां पर पूरा जो ब्यौरा है वो देना होगा, तो क्या ये माना जाए कि अभी 20-22 दिन और ये थोड़ा सा खिंचेगा, अभी फिलहाल यहां पर नहीं रुकेगा, लेकिन उसके बाद क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है असल तब देखना होगा। देखिए, जंग निश्चित रूप से जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर ही समाप्त हो जाएगी। यानी जो 60 दिन की आपने डेडलाइन के वक्त का बताया, अब 40 के आसपास हो चुके हैं, तो 50 दिन के आसपास यानी 16 अप्रैल की वो तारीख मान के चलिए, प्लस माइनस 2 डेज, जब उम्मीद है कम से कम इजराइल की साइड से, अमेरिका की साइड से कि संघर्ष विराम हो जाएगा, और वो शो ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से होगा। यानी संवाद की शुरुआत, संग्राम जब अपने पीक पर होगा उस लिहाज से होगा, और उसी लिहाज से शर्तों को भी टटोलने की कोशिश है। और यही वजह है कि जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि आज देर रात से जंग का अंतिम अध्याय शुरू होगा। अंतिम अध्याय आज देर रात से शुरू होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल डबास इस तमाम जानकारी के लिए आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इधर B1 पुल पर हमले के बाद ईरानी विदेश मंत्री का पलटवार हुआ है। पुलों को तो फिर से बनाया जा सकता है, अमेरिका को सबक सिखाने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ये ईरानी विदेश मंत्रालय द्वारा कहा गया है। तो आप ये सोचिए कि किस तरह से, देखिए विदेश मंत्री जो उनके हैं अब्बास अराक्ची, वो शुरू से ही, और ना केवल अराक्ची बल्कि उनकी तमाम जो भी टॉप लीडरशिप रही, जो मारे भी जा चुके हैं वो भी, या जो अभी कंट्रोल कर रहे हैं, जो अभी पूरा देख रहे हैं वो भी, वो ये बताते हैं कि उनके हौसले कितने बुलंद हैं, और वो बिल्कुल भी हार मानने को यहाँ पर तैयार नहीं है। और यही कारण है कि हाँफ रहे हैं खुद इजराइल भी और अमेरिका भी। अमेरिका दम भर रहा था कि उसने ईरान के डिफेंस सिस्टम की कब्र खोद डाली है, लेकिन युद्ध में IRGC जिस तरह से अमेरिका और इजराइल के जंगी विमान और ड्रोन को ढेर कर रहा है, उससे अमेरिका के दावे की पोल खुल गई है। चलिए आपको बताते हैं कि ईरान के पास कौन कौन से डिफेंस सिस्टम हैं जो अमेरिका पर भारी पड़ रहे हैं।
दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेना होने का दम भरने वाला अमेरिका सन्न है। अमेरिका के खिलाफ ईरान के डिफेंस सिस्टम ने ऐसी ताकत का प्रदर्शन किया है जिसकी कल्पना ट्रंप ने कभी नहीं की होगी। एक के बाद एक कई अमेरिकी फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को आग के गोले में तब्दील कर ईरान लगातार अमेरिका को धमका रहा है। अमेरिका की वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स मानी जाती है, जिसके तरकश में ऐसे ऐसे जंगी विमान हैं जिनका मुकाबला करने में दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। बावजूद इसके ईरान इस युद्ध में अमेरिकी एयरफोर्स के गुमान को चकनाचूर कर रहा है। 37 दिन की जंग में अभी तक IRGC अमेरिका के F-35, F-15E, F-16, A-10 वॉर्थोंग, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और KC-135 एयरक्राफ्ट को ढेर कर चुका है, जिससे अमेरिका के खेमे में चिंता दिखने लगी है। ईरान पारंपरिक रडार के बजाय इंफ्रारेड सिस्टम का उपयोग करता है। F-35 और F-15 जैसे अमेरिकी लड़ाकू विमान इन प्रणालियों का सामना करने के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। ईरानी हवाई क्षेत्र अमेरिकी लड़ाकू विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। अमेरिका के जंगी विमानों की तबाही देखकर दुनिया अचंभित है। आखिर ईरान की पुरानी एयरफोर्स और सीमित संसाधनों के बावजूद अमेरिका के हाईटेक फाइटर जेट को कैसे ढेर कर रही है। अमेरिका के F-35 को स्टील्थ फाइटर जेट कहा जाता है। वो किसी रडार की पकड़ में नहीं आता, फिर इसे ईरान ने कैसे ढेर कर दिया। आखिर ईरान की यह किलिंग मशीन कैसे काम कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के डिफेंस सिस्टम की तिकड़ी अमेरिका पर भारी पड़ रही है। ईरान के पास रूस का S-400 डिफेंस सिस्टम है। खबरों के मुताबिक ईरान को रूस से गुप्त रूप से S-400 सिस्टम की डिलीवरी मिल चुकी है। माना जा रहा है कि रूस ने ईरान को अपना सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 दिया है। इसी साइलेंट किलर ने अमेरिकी पायलटों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। यह सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी से भी F-35 जैसे स्टील्थ विमानों को ट्रैक करने की ताकत रखता है। ईरान ने स्वदेशी डिफेंस सिस्टम भी डेवलप किया है। ईरान का यह सुरक्षा कवच है पावर 373। पावर 373 को रूस के S-300 का ईरानी संस्करण माना जाता है, जो पूरी तरह स्वदेशी रडार पर काम करता है। पावर 373 को ईरान ने खास तौर पर इसी मकसद से बनाया है कि वो पश्चिमी देशों के रडार जैमिंग सिस्टम को चकमा दे सके। ईरान के थर्ड खुर्दाद को विमानों का काल कहा जाता है। ये एक ट्रक माउंटेड मोबाइल सिस्टम है जो बहुत जल्दी तैनात किया जा सकता है। ईरान ने थर्ड खुर्दाद जैसे सिस्टम को जगह जगह तैनात किया है। यह वही सिस्टम है जिसके सहारे कुछ साल पहले अमेरिका के ग्लोबल हॉक ड्रोन को भी गिराने का दावा किया गया था।
यह सिस्टम एक साथ 4 लक्ष्यों को निशाना बना सकता है और अपने रडार की मदद से प्रत्येक लक्ष्य पर 2 मिसाइलें दाग सकता है। जबकि अरमान और अजरखश जैसे मोबाइल डिफेंस सिस्टम भी ईरान के पास है, जो तेजी से अपनी लोकेशन बदलते हैं। ईरान का लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम काफी कारगर माना जाता है। ये एक के बाद एक सुरक्षा की कई परतों के सहारे दुश्मनों का मुकाबला करता है। वेरी बेसिक सिस्टम्स है, इसमें हवाई जहाज को पकड़ के लॉक ऑन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। कोई है लड़ाके जो पकड़े जाते हैं, अगर आप देखो तो एक भी इजरायली जहाज़ नहीं पकड़ा गया। अमेरिका के जहाज़ जो है उनको साफ तौर पे बताया गया था कि उनका एयर डिफेंस कम्प्लीटली वाइप आउट कर दिया गया, वहाँ एयर डिफेंस नहीं है, तो वो नीची उड़ान कर रहे हैं। अगर ये अभी ऊंची उड़ान करेंगे, उसके इसकी रेंज से बाहर रहेंगे तो नुकसान नहीं पाया जाएगा। ईरान लगातार अपने डिफेंस सिस्टम को घातक बना रहा है, नई नई तकनीक से उन्हें लैस कर रहा है और स्वदेशी तकनीक पर आधारित होने के कारण अमेरिका के लिए इन्हें ट्रैक करना भी मुश्किल हो रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि ईरान के डिफेंस सिस्टम अमेरिका के जंगी विमानों की कब्र खोदने में कामयाब हो रहे हैं। टी न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।